नमस्कार आप सभी को और स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सबको ज्ञात होगा, ये उत्तर प्रदेश के इतिहास श्रृंखला की यह दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने उत्तर प्रदेश संबंधी नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल और पुरापाषाण काल के बारे में चर्चा की थी। आज हम लोग नए टॉपिक को पढ़ेंगे और ये टॉपिक है हमारे इसको हाँ, ये टॉपिक है हमारे ताम्रपाषाण काल, हड़प्पा पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता और चित्रित धूसर मृत भांड संस्कृति। ठीक है, इन तीन टॉपिक्स को पढ़ेंगे और अंत में इन्हीं पर आधारित आयोग द्वारा पूछे गए प्रश्नों को भी हल करेंगे। और इसमें हमने लास्ट स्लाइड लगाई हैं, कुछ प्रश्न हैं जो हमारे आयोग ने इन तीन टॉपिक्स पर रिलेटेड पूछे हैं, उनको भी हल करेंगे। ठीक है, तो इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखो, शुरुआत से हम लोगों को पढ़ना है ताम्रपाषाण काल। ठीक है, जरा हमारे साथ साथ लिखते जाइए, आप लोग नोट्स बनाते जाइए खुद के। इंक बदल देते हैं। कौन सा था? ताम्रपाषाण काल। ताम्र पाषाण काल। ठीक है, देखो इसमें जरा समझो ये कि ये जो हम लोग उत्तर प्रदेश के परिदृश्य से पढ़ रहे हैं, हम इसमें ऐसा कुछ नहीं पढ़ेंगे जो हमारे लेक्चर को लंबा करे और उत्तर प्रदेश के इतिहास की अपेक्षा हम पूरे भारत के इतिहास में उसको पढ़ने लगे। ठीक है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के इतिहास में अगर हम ताम्रपाषाण काल, पुरापाषाण काल, इन सब के बारे में पढ़ेंगे तो फिर हमें केवल और केवल उत्तर प्रदेश में उन क्षेत्रों पर फोकस करना होगा जो इस काल में उत्तर प्रदेश में थे, अर्थात इस काल से संबंधित कहाँ कहाँ पर सामान मिले हैं, उपकरण मिले हैं और उन स्थलों की क्या विशेषता है। हमारे उत्तर प्रदेश में अगर हम उत्तर प्रदेश को स्पेशली फोकस कर रहे हैं तो इससे अलग यानी इससे इतर क्वेश्चन नहीं बनाया जाता है। ठीक है, तो उन्हीं प्रश्नों को हम लोग दृष्टिगत रखते हुए करेंगे। तो सबसे पहला है ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल की जो डेट है वो कब से कब तक हुआ वो हम लोग इतिहास में देखेंगे जब भारत का संपूर्ण इतिहास पढ़ेंगे। यहाँ पर उत्तर प्रदेश को फोकस्ड है। ठीक है, तो ताम्रपाषाण काल का अर्थ क्या हुआ? ऐसा समय, ध्यान दें, ऐसा समय या ऐसा काल जब एक व्यक्ति तांबा और पाषाण, पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, एक ऐसा समय जब व्यक्ति तांबा और पत्थर दोनों के औजार बनाकर या दोनों के उपकरण बनाकर प्रयोग करता था, उस काल को कहते हैं ताम्र पाषाण काल। बात समझ पा रहे हो आप हमारी? ठीक है, अर्थात एक ऐसा समय जब व्यक्ति, जब मानव तांबा और पत्थरों के औजारों का प्रयोग करता था, उसे कहते हैं ताम्र पाषाण काल। अब एक बात समझो, ये जो ताम्र पाषाण काल है, ये पाषाण काल, ये पाषाण काल और एक हम लोग इसके बाद एक टॉपिक पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, ये ताम्रपाषाण काल पाषाण काल के बाद शुरू होता है और सिंधु घाटी सभ्यता से ठीक पहले शुरू होता है। इस काल में धातु के रूप में तांबे का प्रयोग किया गया था और साथ ही साथ चाक निर्मित मृदभांडों का निर्माण भी इस काल में शुरू हो गया था। तो यहां से कुछ फैक्चुअल डेटा है जो हमारे उत्तर प्रदेश संबंधी जीके में पूछ लिए जाएंगे। लिखो जरा, ताम्रपाषाण काल में सबसे पहले इस काल में इस काल में धातु के रूप में धातु के रूप में तांबे का प्रयोग हुआ था। तांबे का प्रयोग हुआ था। ठीक है,
बात क्लियर है यहां तक? और दूसरी बात, चाक निर्मित, चाक समझते हो ना, कुम्हार वाले जो, हाँ, गोल गोल होते हैं, उससे फिर मृदभांड बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं वो लोग। तो यहां लिखो चाक निर्मित, चाक निर्मित मृद भांडों, मृद भांड का मतलब मिट्टी के बर्तन, मृद भांडों का निर्माण शुरू हुआ इसी काल में। ठीक है, आपसे पूछ सकता है चाक निर्मित मृद भांडों का काल, मृद भांडों का निर्माण किस काल में शुरू हुआ था, तो आप यही बताओगे। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज देखो, जो हमारे एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि नवपाषाण काल से संबंधित कौन कौन से क्षेत्र उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हेडिंग डालो क्षेत्र, और इन क्षेत्रों में जरा लिखो, एक तो है सहारनपुर, सहारनपुर, ठीक है, और साथ ही साथ मेरठ। यहां से भी ताम्रपाषाण कालीन उपकरण पाए गए हैं। और पूर्वी यूपी में, यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश में जगह है, एक का नाम है खैराडीह, खैराडीह, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। और एक है, इसका नाम है, इसका क्या नाम है, नरहन, नरहन। ये दोनों क्षेत्र हैं, और इन क्षेत्रों से भी ताम्र पाषाणिक, ताम्र पाषाणिक उपकरण मिले हैं। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? तो एक बार फिर से देख लो, ताम्र पाषाण काल है क्या? ऐसा समय जब व्यक्ति तांबा और पत्थरों से बने औजारों का प्रयोग करता था। इस काल में जो मानव है, धातु के रूप में तांबे का प्रयोग करता था। साथ ही साथ जो ताम्र पाषाण काल है, उसका जो काल है, यानी समय है, पाषाण काल के बाद और सिंधु घाटी सभ्यता से पहले शुरू हुआ। क्षेत्र कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ से इसके उपकरण पाए गए हैं? एक तो है सहारनपुर, मेरठ, और पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं खैराडीह और नरहन। ठीक है, इनको जरा मैप में देख लो, कहाँ कहाँ है। ये हो गया आपका सहारनपुर, सहारनपुर, और दूसरा कौन था, मेरठ। ये वाला क्षेत्र हो गया आपका मेरठ। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां से नोट बना के 2 पॉइंट लिखो, और ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, पहला लिखो, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में ताम्र संग्रह, ताम्र संग्रह भी प्राप्त हुआ है, प्राप्त हुआ है। ठीक है, ताम्र संग्रह एक अलग से संस्कृति भी चली। ताम्र संग्रह का अर्थ है जहां पर तांबा संग्रहित किया जाता हो, और ये मध्य यूपी में मिला है। साथ ही साथ यहां से दूसरा पॉइंट लिखो, कानपुर, मैप में देखो जरा कानपुर कहाँ है। ये है कानपुर, ये जो पॉइंटर चल रहा है ना हमारा, ये है कानपुर। तो लिखो कानपुर जिले के, एक कानपुर में जगह है बिठूर, शायद आप लोग गए हो। कानपुर जगह के बिठूर से तांबे की, तांबे की कांटेदार बर्छी प्राप्त हुई है। और इसका संबंध किस काल से है? ताम्र पाषाणिक काल से। बात समझ पाए आप हमारी? बोलो, यहां तक क्लियर है? चलो एक बार इसको फिर रिवाइज कर लेते हैं। ताम्र पाषाण एक ऐसा काल जब मनुष्य तांबा और पत्थरों का प्रयोग करता था, अर्थात इनसे बने औजारों का इस्तेमाल करता था। ये ताम्र पाषाण काल किसके बाद शुरू हुआ और किससे पहले का काल है? दरअसल यह पाषाण काल के बाद और सिंधु घाटी सभ्यता के काल से पहले का काल है। ठीक है, कहाँ कहाँ से अपने उत्तर प्रदेश में इससे संबंधित उपकरण मिले हैं? ताम्रपाषाण काल से संबंधित उपकरण उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं? तो सहारनपुर, मेरठ, और
पूर्वी उत्तर प्रदेश। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहां से? खैराडीह और नरहन। ठीक है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में ताम्र संग्रह ये कहां से प्राप्त हुआ है? मध्य उत्तर प्रदेश यानी कानपुर के इलाके का क्षेत्र। और कानपुर जिले से एक जगह है बिठूर, यहां से तांबे की एक बर्छी प्राप्त हुई है और जिसकी शिनाख्त हुई है कि यह नवपाषाण काल का यह उपकरण है। ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, इसमें डालो, हेडिंग डालो गैरिक। गैरिक का अर्थ होता है गेरुआ। ठीक है। गैरिक मृत भांड संस्कृति। मृत भांड संस्कृति, ये संस्कृति कहां पाई गई है? जरा इसको देख लो। यह भी उत्तर प्रदेश की है। यह संस्कृति, यह है, हमारे साथ साथ लिखते जाइए आप लोग। यह संस्कृति उत्तर प्रदेश, अ, माफ कीजिएगा, इसको इरेज करते हैं। हाँ, यह संस्कृति ताम्र पाषाण काल से ही, ताम्र पाषाण काल से ही संबंधित है। संबंधित है। और यह, इसका क्षेत्र क्या है? कहाँ पाई गई है ये? यह पाई गई है, अर्थात इस क्षेत्र, इस गैरिक मृतभांड संस्कृति का विस्तार पाया गया है गंगा और यमुना के दोआब क्षेत्र में। दोआब क्षेत्र में। ठीक है। यहां तक क्लियर है। फिर से समझो, गैरिक मृतभांड संस्कृति क्या है? एक ऐसी संस्कृति जो गंगा और यमुना के दोआब क्षेत्र में विस्तारित है। साथ ही साथ यह ताम्रपाषाण काल से भी रिलेटेड है, संबंधित है। क्लियर है बात? अब देखो, गंगा यमुना का दोआब तो बहुत बड़ा है। और अगर हम आपसे पूछे कि गंगा यमुना के दोआब में ये कहां से इसको खोजा गया है, तो क्या बताओगे? जैसे आपसे पूछा जाए कि भाई आप कहाँ रहते हो, तो बोलोगे भारत में। भारत में कहाँ? कोई स्टेट का नाम ले दिया। वहां से कहाँ? तो कहीं ना कहीं एक जब बड़ा क्षेत्र हम बताते हैं, एक सटीक लोकेशन नहीं बैठ पाती और हमारे एग्जाम में एक सटीक लोकेशन पूछता है। तो जरा देखो, गैरिक मृतभांड संस्कृति की खोज कहाँ की गई? ठीक है। इसकी खोज की गई है, एक जगह याद रखो, बिसौली। बिसौली। बिसौली कहाँ है? यह दरअसल है बदायूं में। ठीक है। और एक जगह और याद रखो आप लोग, इसका नाम है राजपुर। राजपुर परसू। यह क्षेत्र है बिजनौर में। तो ये हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको आप इंपॉर्टेंट बना के नोट करिएगा कि गैरिक मृतभांड संस्कृति से संबंधित कौन कौन से क्षेत्र हैं। एक है बिसौली और एक है राजपुर परसू। ठीक है। यहां तक क्लियर है बात? बोलिए। अब यहां से एक पॉइंट और बनाओ, नोट बना के लिखो। गैरिक अर्थात गेरुआ। गैरिक, गैरिक मृतभांड का अर्थ होता है जो लाल प्रकार के मिट्टी के बर्तन। ठीक है। तो लिखो गैरिक मृतभांड पात्र का नामकरण। नामकरण ये कहां से हुआ है? ये हुआ है हस्तिनापुर से। ठीक है। गैरिक मृतभांड पात्रों का जो नामकरण हुआ है वह कहां से हुआ है? हस्तिनापुर से। इनकी लोकेशंस देख लो अब आप मैप में। इसमें यहां पर आप लोकेशन देखोगे, हेडिंग डालो जरा, गैरिक मृतभांड संस्कृति के क्षेत्र। संस्कृति के क्षेत्र कौन कौन से उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में इसका विस्तार पाया जाता है? इन क्षेत्रों को आप देख लीजिए। सबसे पहला लिखो अहिछत्र। अहिछत्र यानी ये कहाँ पाया जाता है? यह है बरेली में। और यहां पर आप लोकेशन बताइए बरेली की कहाँ है? ये रहा मुरादाबाद और ये रामपुर, ये वाला क्षेत्र है बरेली। क्लियर है बात? बोलिए।
बरेली में ही अहिच्छत्र। अहिच्छत्र, ठीक है। अच्छा, और इसका गैरिक मृदभांड संस्कृति का विस्तार उत्तर प्रदेश में कहाँ देखा गया है? एक क्षेत्र है लाल किला। लाल किला, और लाल किला कहाँ है? यह है बुलंदशहर में। एक क्षेत्र है लाल किला और यह बुलंदशहर में है। लोकेशन बताइए, बुलंदशहर कहाँ है? यह रहा बुलंदशहर, ठीक है। और कहाँ इसका विस्तार है उत्तर प्रदेश में गैरिक मृदभांड संस्कृति का? आपने नाम सुना होगा, बड़ा गांव और हुलास। बड़ा गांव और हुलास, ये कहाँ है? ये है सहारनपुर में, ठीक है। सहारनपुर कहाँ है? ये रहा आपका सहारनपुर। क्लियर है बात? और गैरिक मृदभांड संस्कृति का विस्तार उत्तर प्रदेश में कहाँ है? आपने नाम सुना होगा, आलमगीरपुर। यहां आप ये मत समझिए यहां सिंधु घाटी सभ्यता का ही केवल विस्तार है। यहां पर गैरिक मृदभांड संस्कृति के भी साक्ष्य मिले हैं। आलमगीरपुर कहाँ है? यह है मेरठ में। और मेरठ हमने देखा है कि नहीं देखा है? अभी तक तो नहीं देखा। तो आपका ये रहा मेरठ। मेरठ, ठीक है। और इसका कहाँ विस्तार है? 5वें नंबर पर देखो आके, आपने नाम सुना होगा मांडी और कैराना। यहां भी गैरिक मृदभांड संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। यह कहाँ है? यह है मुजफ्फरनगर। यह मुजफ्फरनगर में है। मुजफ्फरनगर कहाँ है? ये रहा आपका मुजफ्फरनगर। ये है मुजफ्फरनगर। क्लियर है बात? ठीक है। अब जरा एक और जगह है, 6 नंबर में लिखो। इसका नाम है भाटपुरा। भाटपुरा और मानपुरा। यहां से भी गैरिक मृदभांड संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। यह कहाँ है? यह भी है बुलंदशहर में, ठीक है। बात समझ पा रहे हो आप हमारी? और ये रहा आपका बुलंदशहर। तो अब देखो जरा, गैरिक मृदभांड संस्कृति के मैप में आप क्या देख पा रहे हो? अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि गैरिक मृदभांड संस्कृति उत्तर प्रदेश में उत्तरी यूपी में इसका विस्तार हुआ, मैंने 4 ऑप्शन दे दिए। इसका विस्तार कहाँ देखा गया है? उत्तरी यूपी में, दक्षिणी यूपी में, या फिर पूर्वी यूपी में, या फिर नन ऑफ दीस। क्या करोगे? इसका विस्तार उत्तरी यूपी में देखने को मिल रहा है। पूरा का पूरा क्षेत्र देखो, यहां से ऊपर का क्षेत्र है, ठीक है। इस तरह के अपने एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं, आप ध्यान रखिए। फिर से इसको जरा देख लो। गैरिक मृदभांड संस्कृति, यह संस्कृति ताम्रपाषाण काल से भी संबंधित है। अर्थात गैरिक मृदभांड संस्कृति एक प्रकार की ताम्रपाषाणिक संस्कृति है। इसका क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? गंगा और यमुना के दोआब में। अर्थात ये हम इसको ऊपरी गंगा और यमुना के दोआब भी कह सकते हैं, क्योंकि यह उत्तर में पाया जा रहा है। साथ ही साथ इसकी खोज कहाँ हुई सबसे पहले? बिसौली में, जो कि बदायूं में है। राजपुर परसू, जो कि बिजनौर में है। और गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण ये कहाँ किया गया? हस्तिनापुर में। इसके अन्य क्षेत्र कौन कौन से हैं? गैरिक मृदभांड संस्कृति का विस्तार और कहाँ कहाँ हुआ? ये हुआ अहिच्छत्र में, जो कि बरेली में है। लाल किला, जो कि बुलंदशहर में है। बड़ा गांव और हुलास सहारनपुर में है। आलमगीरपुर, जो कि मेरठ में है। और मांडी, कैराना, मुजफ्फरनगर, भाटपुरा और मानपुरा बुलंदशहर। इनको हल्के में नहीं लेना है। प्रश्न अभी हम लोग प्रश्न करेंगे, उसमें देखेंगे क्वेश्चन ये तक पूछे गए हैं कि मांडी एक स्थल है, पुरातात्विक स्थल, यह किस जिले में है? तो आपको ये सब कुछ याद करना है। मांडी किस जिले में है, हुलास किस जिले में है, इस तरह से भी प्रश्न बनाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालो, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं। पूरा हड़प्पन सभ्यता नहीं देख रहे हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन शुरू कर दिए। इसके काल बताइए, इसका कौन कौन से क्षेत्र कहाँ कहाँ मिले हैं, वो सब कुछ नहीं। केवल उत्तर प्रदेश के परिदृश्य में, ठीक है। तो अब देखो, हड़प्पा के जो स्थल हैं वो हमारे उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ मिले हैं, देख लेते हैं।
सबसे पहला, मेरठ में एक जगह है, इसका नाम है, आपने नाम सुना होगा, आलमगीरपुर। अभी अभी इससे पहले भी हमने नाम सुना था। गैरिक मृतभांड भी यहां से मिले हैं। आलमगीरपुर, यह एक हड़प्पन साइट भी है, जो कि कहाँ है? मेरठ में है। और यहां से क्या मिला है? और हड़प्पा स्थल कौन कौन से हैं उत्तर प्रदेश में? एक है बड़गांव, बड़गांव और हुलास। ये हमने पीछे भी पढ़ा था, बड़गांव और हुलास। कहाँ है ये? ये है सहारनपुर में। ठीक है, तो यहां से हड़प्पा स्थल भी मिले हैं। और और एक जगह है मांडी। मांडी कहाँ है? मांडी है मुजफ्फरनगर में। यहां से हड़प्पा साइट भी मिली है। तो कहीं ना कहीं आलमगीरपुर, बड़गांव और हुलास, मुजफ्फरनगर, इन सब से हड़प्पा स्थल की जानकारियां, यानी हड़प्पा स्थल और उनसे संबंधित उपकरण मिले हैं। ठीक है बात। अब जरा एक उठाओ आलमगीरपुर और इसके बारे में देख लो। आलमगीरपुर, ठीक। इसके बारे में देखो यहां से क्या क्या मिला है। और कभी कभी तो प्रश्न ये पूछ देता है कि आलमगीरपुर ये किस नदी के किनारे है। तो इससे संबंधित जितने फैक्ट हो सकते हैं, जो हमारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की संभावना है, उनका मैं एक जगह कलेक्ट किए देता हूं। इसको आप याद कर लीजिए। आलमगीरपुर, सबसे पहले ये किस नदी पर है? हिंडन नदी। इसके उत्खनन कर्ता कौन है? उत्खनन कर्ता, यानी कि किसके सानिध्य में, किसके संरक्षण में इसका उत्खनन करवाया गया था? तो उत्खनन करता होंगे याज्ञ दत्त शर्मा। बात समझ पा रहे हो आप? ठीक है। और यहां से मिला क्या क्या है? यहां से आलमगीरपुर से मृत भांड मिले हैं। साथ ही साथ मनके, मनके मतलब मोतियों का, हाँ, जो माला टाइप की बनाई जाती है, मनके, कमर कटोरे। ठीक है। ये सब बहुसंख्यक, बहुसंख्यक मात्रा में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ पा रहे हो? आलमगीरपुर, सबसे पहला, ये किस नदी के किनारे है? हिंडन। इसके उत्खननकर्ता कौन थे? याज्ञदत्त शर्मा। और आलमगीरपुर से मृदभांड, मनके, मनके अगर नहीं समझ पा रहे हो तो मनके एक तरह की माला होती है, जिसमें छोटे छोटे मोतियों को पिरोया जाता है। मनके और कटोरे मिट्टी के, ये बहुसंख्यक मात्रा में प्राप्त हुए हैं। ठीक है। और यहाँ से कुछ बर्तन ऐसे मिले हैं जिनके ऊपर सैंधव लिपियां हैं। सैंधव लिपियों के 2 अक्षर भी अंकित मिले हैं यहाँ के बर्तनों से। कुछ बर्तन तो ऐसे मिले हैं आलमगीरपुर से जिन पर मोर का चित्रण है, जिन पर त्रिभुज बना हुआ है। और साथ ही साथ ऐसे अ, मृदभांड मिले हैं जिन पर गिलहरी की छाप है, गिलहरी की। तो आप समझ सकते हो कि उस समय के लोग कितने चित्रकारी में निपुण थे, है ना? अब नेक्स्ट अगला देखो। आलमगीरपुर हो गया, बड़ा गांव और हुलास। हुलास को देख लेते हैं। हेडिंग डालो, हुलास। हुलास कहाँ है ये? सहारनपुर। और ये रहा आपका सहारनपुर, ठीक है, ये वाला। हुलास में देखो क्या क्या मिला है। सबसे पहले तो हुलास एक पुरा स्थल है, पुरा स्थल है। ठीक। इसको इरेज कर देता हूं, साफ लिखूं, चूंकि यही आपकी पीडीएफ बनेगी। देखो, हुलास है क्या? दरअसल हुलास आपका है पुरा स्थल। ठीक है। अच्छा, ठीक है। कहां पर है ये? यह है सहारनपुर में। ये यहां तक बात क्लियर हो गई। और जब इसका उत्खनन किया गया तो इससे हड़प्पा के विभिन्न चरणों का पता चलता है। हड़प्पा के कई सारे चरण, जैसे पूर्व हड़प्पन स्थल, मध्य हड़प्पन स्थल, या फिर अन्य सारे जो अन्य हड़प्पा की साइट्स हैं। ठीक है।
उत्तरवर्ती हड़प्पा स्थल। तो इस तरह से कई सारे हड़प्पा के विभिन्न स्तरों का पता चलता है हुलास से। तो यहाँ से आपके एग्जाम में बस एक ही प्रश्न पूछता है, इसके उत्खनन से, इसके हुलास के, इसके उत्खनन से हड़प्पा के विभिन्न चरणों का, हड़प्पा के विभिन्न चरणों का पता चलता है। क्लियर है बात? समझ पा रहे हो आप? ठीक है। एक जगह है बागपत, इसको भी याद रखो। बागपत, बागपत में एक जगह है जिसे अभी हाल ही में खोजा गया है, सनौली। शायद इस पर एक मूवी भी आई थी, आपको अगर याद हो। हाँ, मुझे याद नहीं है, ना ही मैंने देखी है। सनौली। तो सनौली कहाँ है? यह है बागपत में। सनौली में जब उत्खनन किया गया, और बागपत आपका ये है, ये शामली है, और ये रहा आपका बागपत। ठीक है। दरअसल सनौली में जब क्या किया गया, उत्खनन किया गया, उत्खनन के फलस्वरूप, के फलस्वरूप यहां से, यहां से कब्रगाह मिली हैं। कब्रगाह, ये हमारे एग्जाम में पूछ भी चुका है कि सनौली में जब उत्खनन किया गया था तो वहां से क्या मिला है। यहां से कब्रगाहें मिली हैं बहुत सारी, कब्रगाह मिली। ठीक है। और इसका उत्खनन किया किसने? उत्खनन करता, चूंकि ये अभी खोजी गई है तो इसका पूछ सकते हैं आपसे उत्खनन करता भी। इनको भी याद रखिए, इनका नाम है डीपी शर्मा। इसके उत्खननकर्ता कौन है? डीपी शर्मा। बात समझ में आ रही है? तो इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में हड़प्पा के स्थल कौन कौन से हैं? मेरठ, आलमगीरपुर है यहाँ पर, बड़ा गांव और हुलास यहाँ पर, ये दोनों क्षेत्र है सहारनपुर में। मांडी, ये मुजफ्फरनगर में पड़ता है। आलमगीरपुर के बारे में अगर देखा जाए तो हिंडन नदी के किनारे है। उत्खनन करता है यागिदत्त शर्मा, और यहाँ से मृद भांड, मनके और बहुसंख्यक मात्रा में टोरे प्राप्त हुए हैं। साथ ही साथ हुलास इसलिए फेमस हुआ, यह भी एक पुरा स्थल है, हड़प्पन सभ्यता है, सहारनपुर का है। और यहाँ जब उत्खनन हुआ तो हड़प्पा के विभिन्न चरणों का पता चला। बागपत में एक जगह है सनौली, यहाँ उत्खनन हुआ तो क्या मिला? कब्रगाह मिली है। इसके जो उत्खनन करता है, ये कौन है? डीपी शर्मा। क्लियर है बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालो, चित्रित, चित्रित धूसर मृद भांड। ये बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। मृद भांड संस्कृति, आप ये इतने इतने खतरनाक खतरनाक नाम सुन के डरिएगा मत। चित्रित का अर्थ होता है, बात समझो यहां से, मृदभांड का अर्थ होता है मिट्टी के बर्तन। ठीक है। धूसर का आशय है भूरे रंग के, और चित्रित का अर्थ है ऐसे मृदभांड, ऐसे मिट्टी के बर्तन जो, जिन पर चित्रकला की गई है, जिन पर चित्र उकेरे गए हैं। ऐसे मिट्टी के बर्तन कहाँ कहाँ मिले हैं, वो जरा देख लो। बहुत आसान है। तो इसमें कुछ फैक्चुअल डेटा है वो ठीक है। ये कहाँ कहाँ मिले हैं, इनके क्षेत्र देखो। उत्तर प्रदेश में ये कहाँ कहाँ इनको खोजा गया है। तो लगभग 1200 बीसी के आसपास उत्तर प्रदेश के ऊपरी गंगा, लिखो, उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के ऊपरी गंगा एवं मध्य गंगा, एवं मध्य गंगा दोआब में, मध्य गंगा दोआब में चित्रित, चित्रित धूसर मृद भांड संस्कृति का विकास हुआ। संस्कृति का विकास हुआ। ठीक है। अब देखो, कह रहा है कि ऊपरी गंगा और मध्य गंगा, गंगा बिजनौर से प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में, तो ऊपरी गंगा का आशय है कि ये वाला क्षेत्र, यहां पर कर्सर देख रहे हो हमारा कहाँ घूम रहा है? हाँ, ये वाला क्षेत्र, ये ऊपरी गंगा। ठीक है।
इसी क्षेत्र में इस संस्कृति का विकास हुआ है। क्लियर है बात? अब इसके देखो, इसके दरअसल साक्ष्य यानी कि इसके साक्ष्य मिले कहाँ-कहाँ हैं? कौन-कौन से क्षेत्र हैं जहां पर चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति के प्रमाण देखने को मिले हैं, अर्थात इससे संबंधित उपकरण देखने को मिले हैं? जरा देखो, इस संस्कृति से संबंधित साक्ष्य कहाँ-कहाँ मिले हैं? हमने आपको पहले ही बोल दिया है, ऊपरी गंगा और मध्य गंगा बोला गया है, अर्थात ये वाला क्षेत्र। ठीक है? तो यहां पर मेरठ में यहां से इस संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। मेरठ में एक जगह है हस्तिनापुर। ठीक। और कहां से मिला है? एटा में एक जगह है, इसका नाम है अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा। ठीक। एटा कहाँ आ गया? ये मध्य गंगा में आ गया। लिखा है ना, ऊपरी गंगा और मध्य गंगा, तो ये आ गया मध्य गंगा का क्षेत्र। और एटा में ही एक जगह है जखेड़ा। जखेड़ा, यहां से भी चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति के प्रमाण मिले हैं। ठीक है। और बरेली, बरेली का अहिछत्र और साथ ही साथ कौशाम्बी, मध्य गंगा का इलाका। ठीक है। तो ये क्षेत्र है जहां से चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति के प्रमाण देखने को मिलते हैं, अर्थात चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति के जो उपकरण हैं वो हमें मेरठ से, मेरठ के हस्तिनापुर से, एटा के अतरंजी खेड़ा से, और जखेड़ा, अहिछत्र यानी बरेली और कौशाम्बी से देखने को मिलते हैं। बात समझ पा रहे हो आप? क्लियर है? और आपने पढ़ा होगा कि अतरंजी खेड़ा से तो एक साक्ष्य मिला है जहां लोहे के सबसे पहले प्रयोग हुआ था, यानी लोहे का प्रयोग करने वाला जो क्षेत्र था, अर्थात लोहे के जो साक्ष्य मिले हैं सबसे पुराने, वो अतरंजी खेड़ा से मिले हैं। तो ये जो संस्कृति है ना, अर्थात इस संस्कृति में लोहे का भी प्रयोग होने लगा था। बोलो भाई। तो यहां से कुछ फैक्ट बनते हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जरा लिखो इनको। यह उत्तर भारत की, यह है उत्तर भारत की तांबा और तांबा और लोहे, लोहे, ठीक है, लोहे की संस्कृति है। लोहे की संस्कृति है, यानी उत्तर भारत की तांबा और लोहे की संस्कृति किसे जाना गया है? चित्रभूषण मृदभांड संस्कृति को। और क्या हो सकता है? दरअसल ये आप समझ लो, यहां से अब एग्जाम में बहुत ही अ, ज्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं। दरअसल यहाँ मिट्टी के बर्तनों की एक परंपरा है जिसमें सिलेटी रंग के बर्तनों पर काले रंग के डिजाइन किए जाते हैं। फिर से समझो, सिलेटी यानी कि भूरा, वही तो लिखा है, धूसर। सिलेटी रंग के मिट्टी के बर्तन होते हैं और उन पर चित्र उकेरा जाता है, कैसा? काले डिजाइन का। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? और एक जखेड़ा जो नगर है ना, ये जो लिखा है, ये जखेड़ा, ये एक अर्धनगरीय नगर है। अर्ध नगरीय या उपनगरीय केंद्र था इस संस्कृति का। ठीक है। हालांकि ये सब पूछे नहीं जाते हैं फिलहाल, हम लोग आगे बढ़ते हैं। और जो कुछ पूछा जाता है वो मैं लिखे दे रहा हूं पहले से ही, उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा और इनका रिवीजन बार बार करिए। इसको मैं इरेज कर रहा हूं। ठीक है। अब जरा इस संस्कृति से संबंधित दो चार बातें और देख लो। दरअसल इस संस्कृति के लोगों के जीवन का जो आधार था, जीवन का आधार यानी कि मुख्य खाद्य पदार्थ, जो चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति है, इस संस्कृति के, इस संस्कृति के लोगों का, इस संस्कृति के लोगों के जीवन का आधार, ये क्या था? आधार था आपका गेहूं, गेहूं, चावल, चावल और जौ। क्लियर है? और यहाँ सिंचाई की सुविधा, यानी ये जो चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति है ना, यहाँ पर सिंचाई की सुविधा के प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलते हैं। उसको आप ध्यान रखिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूं, ये कथन कारण में आपके पूछा जा सकता है। ठीक है।
चित्रित मृदभांड चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति में क्या सिंचाई के प्रमाण मिले हैं? नहीं मिलते हैं। फिर भी अतरंजी खेड़ा से कच्चे कुओं के रूप में कुछ गोलाकार गड्ढे पाए गए हैं। क्लियर है बात? एक बात लिख लो यहाँ, जो पूछा जा सकता है, इस संस्कृति के लोग इस संस्कृति के लोग लौह उपकरणों का प्रयोग लौह उपकरणों का प्रयोग करने लगे थे करने लगे थे। क्लियर है बात? फिर से इसको एक बार रिवीजन करो जरा। चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति ये किन क्षेत्रों में पाई गई है उत्तर प्रदेश के? हस्तिनापुर, अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा वो पहला क्षेत्र है जहां पर लोहे के साक्ष्य मिले हैं, अर्थात यहाँ लोहे के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं। और जखेड़ा, अहिच्छत्र और कौशाम्बी। साथ ही साथ ये जो संस्कृति है, ये उत्तर प्रदेश के ऊपरी एवं मध्य गंगा दोआब में फैली हुई है। और यहाँ से तांबा और लोहे की संस्कृति का विकास हुआ है, अर्थात यहाँ के लोग तांबे और लोहे का इस्तेमाल करना बखूबी जानते थे। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ जानकारियां हो गई जो चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति से संबंधित है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा, जरा गौर करिए। हमने देखा ताम्र पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता और चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति। अब इसकी एक टेबल बनाओ। इसमें लिखो स्थल। कहाँ के स्थल? यूपी के। ठीक, एक इसकी टेबल बनाते हैं जो हमें याद करने में सहयोग करेगी। हमने पिछले लेक्चर में भी एक टेबल बनाई थी, और उस टेबल को आप हमेशा अपने आंखों के सामने रखिए ताकि आप बार बार रिवाइज कर सकें। एक तरफ लिखो ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल, ठीक है। और ताम्र पाषाण काल के ही अंतर्गत आता है आपका गैरिक मृद भांड संस्कृति। गैरिक मृद भांड संस्कृति, यहां पर कौन कौन से क्षेत्र पाए गए हैं? यहां पर आप पीछे जाइए लेक्चर में और वहां से आप देखिए। एक पाया गया है क्षेत्र खैरा डीह, दूसरा नरहन, तीसरा कौन सा है? बिसौली। बिसौली। और चौथा राजपुर परसू। राजपुर परसू। और कौन सा क्षेत्र पाया गया है? सहारनपुर, मेरठ और मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, अहिच्छत्र। ये सारे के सारे लिख लो जरा। सहारनपुर, अहिच्छत्र, अर्थात ये बरेली वाला क्षेत्र है। और बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर। बुलंदशहर और मुजफ्फरनगर, ठीक है। ताम्रपाषाण काल के जो उपकरण हैं वो इन क्षेत्रों से मिले हैं। ये उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं। जरा देखो, हड़प्पा स्थल यानी हड़प्पा सभ्यता के जो उपकरण हैं वो उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ से मिले हैं? सबसे पहले मेरठ। मेरठ में एक जगह है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर, ठीक है। दूसरा कौन सा है? सहारनपुर। सहारनपुर। और यहाँ कौन सा क्षेत्र है? बड़गांव और हुलास। बड़गांव और हुलास। तीसरा कौन सा क्षेत्र है जहां से हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं? यह है मांडी। और मांडी कहाँ है? मुजफ्फरनगर में। मुजफ्फरनगर में, ठीक है। और चौथा कौन सा स्थल है? बागपत। बागपत में क्या मिला है? सनौली। सनौली से क्या मिला है, कोई बताएगा? कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। नेक्स्ट लिखो जरा, चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति। चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति। चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, ठीक है। इस संस्कृति के जो उपकरण हैं वो उत्तर प्रदेश में कहां कहां से मिले हैं? देखो,
मेरठ में एक जगह है हस्तिनापुर। हस्तिनापुर यहां से मिले हैं। दूसरा क्या है, और कहां से मिले हैं? एटा में एक जगह है अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा। आपसे पूछा जाए कि लोहा कहाँ से मिला है, तो फिर अतरंजी खेड़ा होगा। एक जगह है जखेड़ा और कौशाम्बी। यहां से भी चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति के अवशेष मिले हैं, यानी कि उपकरण मिले हैं। पांचवा है अहिछत्र। अहिछत्र। ठीक है, यहां तक क्लियर है बात? समझ पा रहे हो? तो यहां से आपको याद करना आसान हो जाएगा। जैसे एक दिमाग में आया कि मुजफ्फरनगर, ये मांडी। मांडी हड़प्पा स्थल है और कहाँ है? मुजफ्फरनगर में, है ना? ऐसे आप याद कर पाओगे आसानी से। तो ये हमारा आज जो हमने 3 टॉपिक्स दिए थे, वो टॉपिक्स हो गए। तो इन्हीं से जितना हम लोग पढ़ चुके हैं, उनसे संबंधित प्रश्न आयोग कैसे-कैसे बनाता है, आओ उनको भी देख लेते हैं। देखो जरा, पहला प्रश्न है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले? अभी मैंने बार-बार चिल्ला-चिल्ला के बोला है, लौह धातु के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिले हैं? अतरंजी खेड़ा से। बोलो भाई, समझ में आ रहा है? और ये 1998 में पूछा गया है। अगले प्रश्न में आओ, कह रहा है कि गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण ये कहां से हुआ है? तो आप पीछे जाइए और वहां मैंने बताया है इनका जो नामकरण है ये कहां से हुआ है। तो जरा हमने ये कहाँ बताया है आपको क्वेश्चन? शुरुआत में ही बताया है। ये है, गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण कहां से हुआ है? हस्तिनापुर से। ठीक है, देखो, गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण कहां से हुआ है? हस्तिनापुर से। क्लियर है? अगला है, निम्नलिखित में सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में है? क्या कालीबंगा उत्तर प्रदेश में है? नहीं है। लोथल? जी नहीं, गुजरात में है। आलमगीर को अभी हमने पढ़ा था, आलमगीर और हुलास। देखो जरा, ये रहा हुलास और ये रहा आपका आलमगीर। ये है हुलास और ये किस सभ्यता से है? हड़प्पा सभ्यता से। कहाँ के स्थल है? उत्तर प्रदेश के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, सी और डी केवल, ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, कहाँ गया? ये वाला सही हो जाएगा, सी और डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथे में आओ। कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मंडी ये कहाँ है? कितनी बार मैंने पढ़ा है मंडी। उत्तर प्रदेश में। कितना आसान है, उत्तर प्रदेश पीसीएस 2021 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? बताओ। रोपण है क्या? नहीं है। बनवाली भी नहीं है। मांडा और हुलास। मांडा कहाँ है? मांडी है उत्तर प्रदेश में, याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। मांडा और मांडी, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। मांडा नहीं है, मांडी है। मांडी मुजफ्फरनगर में है और हुलास सहारनपुर में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हुलास। अगला है सनौली। सनौली से अभी हाल ही में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं क्या? क्या प्राप्त हुआ है? अभी मैंने पढ़ा है हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता में सनौली कहाँ है? ये है सनौली, ये पढ़ा था। उत्खनन के फलस्वरूप यहां से क्या मिला है? कब्रगाह। तो क्वेश्चन में वापस, ये तो बड़ा डिस्टर्ब करता है, एक मिनट रुको। हम्म, क्वेश्चन में वापस आओ जरा। हम्म, हड़प्पन स्थल सनौली। ये बार बार देखो, यहां से देखो। हम्म, हड़प्पन स्थल सनौली से हाल ही में उत्खननों से प्राप्त क्या हुआ है? मानव शवाधान, पशुओं के शवाधान नहीं, आवासीय भवन जी नहीं, रक्षा दीवार नहीं। तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा? मानव के शवाधान। क्लियर है बात? तो आज यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लाएंगे और उससे संबंधित प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी लाएंगे जिनको हम लोग करेंगे। ठीक है, तो पीडीएफ अगर प्राप्त करनी है तो फिर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए और उसमें आपको लिंक दे दी जाएगी जिसे आप लोग
पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? वैसे आप लोग इसके अपने हैंड रिटेन नोट्स बनाएँ, तो ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी मज़बूत होगी। तो ख़ैर हम लोग आज यहीं तक रखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।